नमस्कार। द स्टडी आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। इस अंक की सबसे पहली खबर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके पश्चात हम देखेंगे आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट, विश्व क्षयरोग दिवस, वीना कन्वेंशन, डीएनए प्रोफाइलिंग और रोड टैप योजना। तो आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह चर्चाओं में क्यों बना हुआ है? भारत, जो विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, परंतु मानव विकास सूचकांक में अपनी स्थिति को बेहतर करने में पीछे रहा है। भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने और स्थिति में सुधार के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय असमानताओं को समाप्त करना आवश्यक है। तो चलिए पहले जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मानव विकास के स्तर के मूल्यांकन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी एक सांख्यिकीय उपाय है, जिसके अंतर्गत 0 से 1 के मध्य में स्कोर दिया जाता है। यह देशों की बेहतर कार्य प्रणाली और मानव विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों के कारण उन्हें बेहतर स्कोर प्राप्त करने में सहायता करता है। यह 3 पहलुओं पर देश की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है, जिसके अंतर्गत स्वस्थ जीवन, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा शामिल है। 2021-22 की रिपोर्ट के आधार पर भारत को कुल 191 देशों में 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 2020 की रिपोर्ट के आधार पर भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। वहीं 2021 की रिपोर्ट के 132वें स्थान के साथ भारत में 2 अंकों की गिरावट देखने को मिलती है। भारत, जिसका 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मूल्य 0.645 था, वहीं गिरकर यह 0.633 के स्तर पर पहुंच गया है, जो वैश्विक स्तर के 0.72 की अपेक्षा कम है। 1990 से लेकर 2020 के बीच में भारत के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, परंतु 2021 की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय आंकड़ों में गिरावट आई है। रिपोर्ट के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर बेहतर स्थान प्राप्त करने वाले प्रथम 5 देशों के अंतर्गत शामिल हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। और अंतिम 5 श्रेणी में अफ्रीकन देश साउथ सुडान, चाड, नाइजर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और बुरुंडी शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका 73वें, चीन 79वें, बांग्लादेश 129वें और भूटान 127वें स्थान पर स्थित हैं, जो भारत की अपेक्षा अपनी बेहतर स्थिति को दर्शाते हैं। जबकि पाकिस्तान 161वें, नेपाल 143वें और म्यांमार 139वें स्थान के साथ भारत की अपेक्षा पिछड़ी स्थिति को दर्शा रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत केवल राष्ट्रीय आधार पर आकलन किया जाता है। इसका क्षेत्रीय आकलन विविध आंकड़ों के आधार पर किया गया। स्वस्थ जीवन और जीवन प्रत्याशा का आकलन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आधार पर किया गया। वहीं शिक्षा संबंधित डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आधार पर किया और सकल राष्ट्रीय आय का आकलन डेटा प्राप्त न होने पर जीएसडीपी के डेटा का प्रयोग किया गया, जिसे आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। सकल राष्ट्रीय आय से अभिप्राय देश की सीमा के भीतर भारतीय नागरिकों और विदेशियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्यांकन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान दिल्ली और निम्नतम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत प्रथम 5 शहर जिन्होंने बेहतर स्थान प्राप्त किया है, उसमें शामिल हैं दिल्ली, गोवा, केरल, सिक्किम और चंडीगढ़। दिल्ली और गोवा का ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर 0.799 से ऊपर है, जो कि पूर्वी यूरोपीय निवासियों के बराबर देखने को मिलता है। 19 राज्यों का स्कोर 0.7 से 0.799 के बीच बना हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मध्य स्कोर पर बने हुए हैं। ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल का स्थान हमें निम्नतम श्रेणी के अंदर देखने को मिलता है। 2020 के अंतर्गत हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत प्लैनेटरी प्रेशर रिपोर्ट का आकलन भी देखने को मिला, जिसे हम PHDI के नाम से जानते हैं, जिसका मूल्य 0.645 है। और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की जीवन प्रत्याशा को 69.7 निर्धारित किया गया था। PHDI के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और पर पर्सन मटेरियल फुटप्रिंट की जांच की जाती है। इसके अंतर्गत हमें जानना आवश्यक है कि अगर
PHDI अर्थात प्लैनेटरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर अगर बढ़ता है तो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर गिरता हुआ दिखाई देता है। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 से 1 के बीच में पाया जाता है और अगर हम मध्य से लेकर 1 की ओर बढ़ने पर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार देखने को मिलता है, वहीं प्लैनेटरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिलती है। और अगर हम मध्य से लेकर 0 की ओर बढ़ते हैं तो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलेगी, परंतु प्लैनेटरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट अर्थात संश्लेषण रिपोर्ट। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय पैनल के द्वारा 6ठी आकलन रिपोर्ट की 4थी किस्त जारी की गई। तो पहले जानते हैं कि यह अंतर सरकारी पैनल क्या है और यह किस प्रकार कार्य करती है। IPCC एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी संस्था है। इसका गठन 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, भविष्य जोखिम, अनुकूलन व शमन संबंधित विकल्पों की जांच करना है। IPCC की 6ठी आकलन रिपोर्ट के आधार पर 3 वर्किंग ग्रुप के द्वारा पहले से 3 रिपोर्ट्स को जारी किया गया था। तीसरे कार्यकारी समूह के आकलन के आधार पर जारी यह अन्य कार्यकारी समूह की रिपोर्ट का संकलन है। वर्किंग ग्रुप 1 की जलवायु परिवर्तन पर भौतिक विज्ञान के आधार पर मूल्यांकन, जिसे 2018 में जारी किया गया था, और वर्किंग ग्रुप 2 की रिपोर्ट प्रभावों, अनुकूलन, वैधता का मूल्यांकन, जिसे 2019 में जारी किया गया था। वहीं वर्किंग ग्रुप 3 के द्वारा जारी शमन का मूल्यांकन, जिसे सितंबर 2019 में जारी किया गया, का एक समग्र रूप हमें 4थी रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलता है। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर ग्रीन हाउस गैसों के निष्कर्षण के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और अनुमान के अनुसार 2030 से 2050 के बीच तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। 22वीं सदी तक ग्लोबल वार्मिंग का 3.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। जीवाश्म ईंधन के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त प्रभाव बेहद कम बना हुआ है, जिसे बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है। इक्विटी, सामाजिक न्याय, समावेशन और न्यायोचित संक्रमण प्राथमिकता देने से महत्वाकांक्षी जलवायु शमन क्रियाओं के साथ जलवायु के लचीले विकास को सक्षम किया जा सकता है। अनुकूलन उपाय अपेक्षाकृत लचीले बने हुए हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन को देखते हुए IPCC के द्वारा व्यापक आर्थिक नुकसान पर बल डाला गया और इसके समाधान से संबंधित प्रावधानों को सुझाया गया। जलवायु आपातकाल क्या है? यह जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों को दूर करने के लिए एक तत्काल और सुदृढ़ कार्रवाई है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों में समुद्री जल स्तर में वृद्धि, जैव विविधता को हानि और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन शामिल है। जलवायु परिवर्तन के लिए किए गए विभिन्न उपायों के समक्ष हमें अनेक प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलती हैं, जिसके अंतर्गत शामिल है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, वित्त पोषण का लचीलापन, तकनीकी नवाचार और अनुसंधान व विकास में कमी, जन जागरूकता का अभाव। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ उपायों पर चर्चा की गई है, जिनके अंतर्गत जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में कमी और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रौद्योगिकियों के साथ जीवाश्म ईंधन वाले बिजली संयंत्रों का प्रयोग और सौर व पवन ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना शामिल है। IPCC के अनुसार स्थायी भविष्य बनाने के लिए रेखांकित कार्रवाइयों में 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी को रोकना बेहद आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन की रणनीतियों को लागू कर पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धियों की रक्षा करना बेहद अहम है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है विश्व क्षय रोग दिवस 2023। क्षय रोग संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षय रोग, जो कि एक संक्रामक बीमारी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण फैलती है। यह फेफड़ों, लिम्फ नोड्स, रीढ़, मस्तिष्क को प्रभावित करता है और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में निकट संपर्क तथा वायु के द्वारा इसका प्रसार देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत हमें खांसी, खून आना, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन घटना, बुखार आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाए जाने का क्या महत्व है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिदिन 4100 से अधिक लोगों की क्षय रोग के कारण मृत्यु हो जाती है और विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में 28% क्षय रोग मामले केवल भारत में पाए गए हैं। विश्व क्षय रोग दिवस का महत्व लोगों में जागरूकता को बढ़ाना तथा इसके प्रभावों और उपचार के प्रति शिक्षित करना है। इसके बचाव कार्यों के अंतर्गत
हम एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में हमें क्षयरोग का एक विकृत रूप देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत हमें क्षयरोग का MDR टीबी का रूप देखने को मिला, जिसे हम मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के रूप में जानते हैं, जो बैक्टीरिया के कारण होता है और इसके लिए आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसके बचाव कार्यों के अंतर्गत एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग शामिल है, परंतु एंटीबायोटिक दवाओं का व्यापक प्रयोग के कारण हमें इसका एक विकृत रूप देखने को मिला है, जिसे हम MDR टीबी कहते हैं। MDR से अभिप्राय मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है और इसके लिए आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन का प्रयोग किया जाता है। परंतु MDR टीबी का एक गंभीर रूप XDR टीबी के रूप में देखने को मिला है, जिसे हम एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस के रूप में जानते हैं। इसे मुख्य रूप से दवा प्रतिरोधी क्षयरोग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह आइसोनाइजिड रिफेम्पिसिन के साथ साथ फ्लोरिन, न्यूरिन, कैनामाइसिन और कैप्रियोमाइसिन नामक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है। इससे ग्रस्त रोगियों के पास उपचार के विकल्पों की कमी देखी जा सकती है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है वियना कन्वेंशन। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक समूह के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया गया और उसे क्षति पहुंचाई गई। खालिस्तान समर्थक नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने शहर की पुलिस द्वारा बनाए गए अस्थायी सुरक्षा अवरोधों को तोड़ दिया और वाणिज्यिक दूतावास परिसर के अंदर 2 खालिस्तान झंडे भी लगाए। तो चलिए पहले जानते हैं कि खालिस्तान क्या है। खालिस्तान का अर्थ खालसे की सरजमीन है। यह भारत के पंजाब राज्य के सिख अलगाववादियों के द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र को दिया जाता है। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावे के अंतर्गत मौजूदा भारतीय राज्य पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आदि राज्यों का कुछ क्षेत्र शामिल है। वीना कन्वेंशन शब्द, जो वीना में हस्ताक्षरित कई संधियों को संदर्भित करता है, इसमें अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की प्रतिक्रियाओं के सामंजस्य और औपचारिकता से संबंधित है। यह स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के बीच सहमति के आधार पर राजनयिक संबंधों की स्थापना, रखरखाव और समाप्ति के लिए एक पूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। तो अब जानते हैं कि राजनयिक संबंधों पर वीना कन्वेंशन 1961 क्या है। स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के बीच सहमति के आधार पर राजनयिक संबंधों की स्थापना, रखरखाव और समाप्ति के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई। राजनयिक संबंधों पर वीना कन्वेंशन 24 अप्रैल 1964 को लागू हुआ और पलाऊ तथा दक्षिणी सूडान के अलावा विश्व के लगभग सभी देशों ने इसकी अभिपुष्टि की। यह कन्वेंशन राजनयिक सुरक्षा से संबंधित लंबे समय से चली आ रही प्रथा को संहिताबद्ध करता है, जिसमें राजनयिक मिशनों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। ये विशेषाधिकार राजनयिक को मेजबान देश के द्वारा जबरदस्ती या उत्पीड़न के डर के बिना अपने कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। यह कन्वेंशन राजनयिक मिशन की सीमा को किसी तरह से अनुल्लंघन करने पर रोक लगाता है। कन्वेंशन का अनुच्छेद 22 मिशन के परिसर के संबंध में दायित्वों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के भाग 2 में कहा गया है कि दूतावास के मेजबान देश किसी भी घुसपैठ या क्षति से मिशन के परिसर की रक्षा के लिए और मिशन की शांति, किसी भी तरह से गड़बड़ी या इसकी गरिमा को हानि को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने के लिए विशेष कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। यह किसी भी उच्चायोग या दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेजबान देश के ऊपर डालता है। हालांकि राजनयिक मिशन अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात कर सकता है, परंतु मेजबान देश की सुरक्षा इसके लिए जवाबदेह है। अब जानते हैं कि खालिस्तान की मांग कौन कर रहा है। 70 के दशक की शुरुआत में चरण सिंह पंछी और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने पहली बार खालिस्तान की मांग की। डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने 70 के दशक में ब्रिटेन को बेस बनाया और अमेरिका और पाकिस्तान में भी अपनी मांगों का प्रसार किया, परंतु हालिया इन मांगों का प्रसार हमें अमृतपाल सिंह के रूप में देखने को मिल रहा है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है डीएनए प्रोफाइलिंग। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लगभग 270 पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग प्रक्रिया पूरी की गई। इसका मुख्य उद्देश्य हाथियों के डीएनए प्रोफाइलिंग का पालतू हाथियों के आधार कार्ड के रूप में प्रयोग करना था। पालतू हाथियों को सबसे पूर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई गणना रिकॉर्ड में जगह नहीं दी जाती थी। इसके अंतर्गत हाथियों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और बेहतर चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी। तो अब जानते हैं कि डीएनए प्रोफाइलिंग होती क्या है। डीएनए कणों की संरचना प्रत्येक व्यक्ति में एक समान होती है, लेकिन उन्हें बनाने वाले बुनियादी अवयवों का क्रम सभी में समान नहीं पाया जाता। एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच पहचान ढूंढने के लिए इस अंतर का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर के विपरीत प्रोजेक्ट एलिफेंट पालतू हाथियों के कल्याण और स्वास्थ्य की भी देखभाल करता है।
इसे 1992 में भारत सरकार और पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिससे कि जंगली एशियाई हाथियों की आबादी को लेकर राज्यों के वन्य जीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। 2022 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 30 साल के सफल समापन के उपलक्ष्य में मंत्रालय के द्वारा अप्रैल 2023 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत गज उत्सव 2023 के आयोजन का निर्णय किया गया। भारत में असम में हमें जंगली हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी देखने को मिलती है। इसमें बड़ी आबादी में पालतू हाथी भी पाए जाते हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में मानव हाथी संघर्ष से निपटने एवं इसके प्रबंधन हेतु प्रमुख हाथी रेंज राज्यों में वन कार्यक्रमों के मार्गदर्शन करने हेतु फील्ड मैनुअल लॉन्च किया है। इस मैनुअल को मंत्रालय के द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ मिलकर तैयार किया गया, जिसमें मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए विस्तृत एवं सर्वोत्तम उपाय शामिल है। यह वन अधिकारियों, विभागों और अन्य हितधारकों को मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी करने में मदद तथा मार्गदर्शन प्रदान के उद्देश्य से तैयार किया गया। इसके अन्य प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत भारत वैश्विक पालतू एशियाई हाथी आबादी की 20% का आवास स्थल है, लेकिन पालतू हाथियों की जनगणना नियमित रूप से नहीं की गई है। पहली बार पालतू हाथियों की जनगणना 2018 में की गई थी। इसे हाथियों की रक्षा तथा उनके आवास और गलियारों में सुधार करने तथा मानव हाथी संघर्ष को कम करने एवं उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हमारी नेक्स्ट न्यूज है रोड टैप योजना। केंद्र सरकार के द्वारा वस्तुओं के शिपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साड़ी और लुंगी जैसे कपड़ों संबंधित 18 वस्तुओं के लिए रोड टैप योजना के तहत निर्यात लाभ बढ़ाया गया। तो पहले हम जानेंगे कि रोड टैप योजना क्या है। रोड टैप से अभिप्राय निर्यात उत्पाद योजना पर शुल्क और करों की छूट से है। अतः यह निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों से संबंधित है। यह एक निर्यातक लाभ योजना है जो 1 जनवरी 2021 से शुरू की गई थी। यह योजना वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी जो पहले अपेक्षाकृत कम था। इसे जनवरी 2021 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम MEIS के प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। MEIS योजना के तहत निर्यात के फ्रेट ऑन बोर्ड मूल्य पर 2% से 7% तक अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जा रहा है। फ्रेट ऑन बोर्ड को फ्री ऑन बोर्ड भी कहा जाता है। कुछ इनको टर्म्स को जानना बेहद जरूरी है जो स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं, जिन्हें इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स भी कहा जाता है। उसी के तहत एक वर्ड फ्रेट ऑन बोर्ड है। इसमें डिलीवरी पॉइंट डिफाइन किया जाता है और उसके बाद सभी लायबिलिटीज और गुड्स पर ओनरशिप बायर को दी जाती है। अर्थात इसके अंतर्गत वह स्थान निर्धारित किया जाता है जहां से सेलर के द्वारा अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बायर को प्रदान कर दी जाती है। विश्व व्यापार संगठन के मापदंडों के अनुसार एक देश को MEIS जैसी निर्यात सब्सिडी नहीं दी जा सकती यदि उस देश की प्रति व्यक्ति आय 1000 अमेरिकन डॉलर से अधिक है और भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017 में आकलन के आधार पर 1000 अमेरिकी डॉलर से अधिक थी, जिस आधार पर भारत विश्व व्यापार संगठन में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम में मुकाबला हार गया और उसे भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए WTO के नियमों के अनुरूप एक नई योजना बनानी पड़ी। विभिन्न क्षेत्रों के लिए कर की रिफंड दरें 0.5 से 4.3% तक निर्धारित की गई है। यह छूट निर्यात के फ्रेट ऑन बोर्ड मूल्य प्रतिशत के रूप में दी जाएंगी। रोड टैप योजना के तहत हमें विभिन्न प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं। रोड टैप योजना अपना एक अलग महत्व बनाए हुए है, जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। सर्वप्रथम यह भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में बराबरी का भी हक प्रदान करता है। यह स्वचालित कर निर्धारण प्रणाली प्रक्रिया है। तो आइए अब जानते हैं कि भारत की प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। विद्युत शुल्क पर कर, परिवहन में ईंधन पर मूल्यवर्धित कर, कृषि क्षेत्र आदि जैसे करों की प्रतिपूर्ति भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएगी। वहीं अगले 5 से 10 वर्षों में भारत के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यापार प्रवाह और निर्यात संख्या को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की भी आशा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों में बराबरी से अभिप्राय है कि भारतीय निर्यातक निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सक्षम होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर निर्भर होने के बजाय देश के भीतर निर्यातकों को सस्ते परीक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे देश के लिए अर्थव्यवस्था और उद्यमों हेतु कार्यशीलता पूंजी में भी वृद्धि होगी। वहीं स्वचालित कर निर्धारण के अंतर्गत निर्यातकों के लिए टैक्स असेसमेंट पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा
और व्यवसायियों को एक स्वचालित धन वापसी मार्ग के माध्यम से जीएसटी के लिए उनके रिफंड तक पहुंच प्राप्त होगी। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।